गुड मॉर्निंग। आज हम कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने किया था? नेगली ने किया था। ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने किया था या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम किसने दिया था? प्लावर ने दिया था। ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी संरचना होती है? पतली संरचना होती है और ये कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्यता वाली होती है। अर्थात जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो क्या करती है? पदार्थों को चॉइस करती है कि कौन से पदार्थ को ये अपने अंदर या इंटर करने देती है या नहीं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखते हैं, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ थ्योरी दिया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरी है सैंडविच मॉडल, सेकेंड है इकाई कला प्रतिरूप मॉडल और तीसरा है तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल को किसने दिया था? डेनिसन और डेनियल ने दिया था। किसने दिया था? डेनिसन और डेनियल ने दिया था। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल जो है इन्होंने क्या कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें 3 लेयर पाई जाती है। एक प्रोटीन लेयर होता है और प्रोटीन लेयर होता है और क्या लेयर होता है? फास्फोलिपिड लेयर होता है बीच का, और लास्ट वाला भाग और क्या होता है? प्रोटीन लेयर होता है। ठीक है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, तथा जो मिडिल लेयर होता है वो किसका बना होता है? फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, तो और सैंडविच मॉडल ने और क्या कहा कि जो फास्फोलिपिड होती है ना, वो कैसी संरचना होती है? एम्फीफिटिक होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है? एम्फीफिटिक होती है, जिसमें 2 संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है सब, है ना? ये क्या है? फास्फोलिपिड है ना, जिसमें फास्फोलिपिड में 2 संरचनाएं पाई जाती है। एक गोलाकार भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है, और नीचे के भाग को क्या कहा जाता है? टेल यानी कि पूंछ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का भाग गोलाकार भाग होता है ना, शीर्ष वाला भाग होता है, वो प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक, शीर्ष वाला भाग जो होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। कौन से बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तथा ये जो शीर्ष वाला भाग होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? जल स्नेही कहा जाता है। हाँ, और ये जो टेल वाला भाग होता है, ये टेल वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है? जल विरोधी होता है। ठीक, जल विरोधी भाग होता है। तथा ये जो टेल वाला भाग होता है ना, ये दोनों क्या होते हैं? इनकी जो आमने सामने होता है। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है या इनका जो टेल होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? आमने सामने होता है। और ये जो टेल होता है वो एक दूसरे से कौन से भाग द्वारा जुड़ा रहता है? वंडर वॉल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, वंडर वॉल बॉन्ड के द्वारा ये दोनों जो है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल जो होता है इसमें 3 संरचनाएं पाई जाती है। प्रोटीन पाया जाता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, बीच वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है? फास्फोलिपिड का होता है। हाँ, और ये जो प्रोटीन होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, दोनों तरफ का जो प्रोटीन होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। फास्फोलिपिड जो होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, और फास्फोलिपिड में और क्या संरचना पाई जाती है? एक गोलाकार भाग होता है जिसको शीर्षक कहते हैं, जो कि प्रोटीन से जुड़ा रहता है, और एक टेल वाला भाग होता है जो कि जल विरोधी होता है, और ये दोनों जो टेल वाला भाग होता है वो एक दूसरे के आमने सामने होता है। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा सैंडविच मॉडल था। देखिए, सैंडविच मॉडल को समझने का आसान तरीका है, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं? सैंडविच खाते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है? ऊपर में क्या रहता है? मतलब ऊपर और नीचे वाले भाग में क्या रहता है? ब्रेड रहता है, और बीच वाले भाग में मसाला होता है। तो उसी प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। प्रोटीन को क्या ले सकते हैं? ब्रेड बोल सकते हैं, और फास्फोलिपिड जो बीच में होता है उसको क्या बोल सकते हैं? मसाला बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या था? हमारा सैंडविच मॉडल था। ये जो सैंडविच मॉडल होता है ये क्या था? अमान्य था। क्यों अमान्य था? क्योंकि इन्होंने प्रोटीन की प्रत्यास्था के बारे में नहीं बताया, और प्रोटीन की जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है,
चयनात्मक पारगम्यता वाली होती है ना, तो इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था, इसलिए ये थ्योरी क्या है, अमान्य है। ठीक, अब दूसरा क्या देखते हैं हम, इकाई प्रतिरूप मॉडल देखते हैं। क्या देखेंगे, इकाई प्रतिरूप मॉडल। तो ये जो इकाई प्रतिरूप मॉडल होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्टसन ने किया था। ठीक, इसका प्रतिपादन रॉबर्टसन ने किया था। इन्होंने भी ये माना कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो त्रिस्तरीय संरचना होती है। क्या संरचना होती है, त्रिस्तरीय संरचना होती है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, और लिपिड प्रेजेंट होता है। ठीक, और रॉबर्टसन ने क्या कहा कि कोशिका और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, सभी का जो कोशिका झिल्ली होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होता है, वो उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो रूप होता है वो कैसा होता है, समान होता है। इन्होंने ये कहा। ठीक, तो ये भी थ्योरी क्या है, अमान्य है। ठीक, क्यों अमान्य है, क्योंकि इन्होंने भी सेलेक्टिवली झिल्ली की सेलेक्टिवली परमिएबल के बारे में इन्होंने नहीं बताया, इसलिए ये थ्योरी भी क्या है, अमान्य है। अब उसके बाद क्या देखते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल जो है, इसको किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो हम क्या बनाएंगे, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, एक सेकेंड, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या, इसमें क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि इसमें प्रोटीन अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ये क्या हमारा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, ये परिधीय प्रोटीन। ठीक, ये हमारा परिधीय प्रोटीन है ना। और ये क्या है, ये वाला भाग सॉरी है ना, ये परिधीय प्रोटीन है। और ये क्या है, आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, ये आंतरिक प्रोटीन हुआ। और ये क्या है, ट्यूनल प्रोटीन, ठीक। तो तरल मोज़ेक मॉडल है ना, सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा कि तरल मोज़ेक मॉडल में फास्फोलिपिड जो होता है तरल की भांति होता है, जिसमें प्रोटीन जो होता है वो तैरता रहता है। ठीक, ऐसे कहा। तो तरल मोज़ेक मॉडल को हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, हम रसगुल्ला है ना, या गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन जो होता है वो किस में तैरता रहता है, शुगर में तैरता रहता है, शुगर की चाशनी में। ठीक, तो इसी प्रकार से तरल मोज़ेक मॉडल भी होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पर जिस प्रकार से शुगर है ना, शुगर की चाशनी में गुलाब जामुन जो होता है वो तैरता रहता है। ठीक उसी प्रकार फास्फोलिपिड क्या है, हमारा शुगर है, और प्रोटीन क्या है, गुलाब जामुन है ना। तो उसी प्रकार से तरल फास्फोलिपिड में प्रोटीन जो होता है वो तैरता रहता है। ठीक, तो इसमें प्रोटीन जो होता है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक परिधीय प्रोटीन होता है और एक आंतरिक प्रोटीन होता है। परिधीय प्रोटीन जो होता है ना, ये कितना होता है, 30% होता है। परिधीय प्रोटीन जो है वो 30% होता है, और आंतरिक प्रोटीन जो है वो कितने प्रतिशत होता है, 70% होता है। ठीक, आंतरिक प्रोटीन जो होता है वो भीतर की ओर होता है, और परिधीय प्रोटीन जो है वो बाहर की ओर होता है। आंतरिक प्रोटीन जो है इसको आसानी से हम पृथक नहीं कर सकते, लेकिन जो परिधीय प्रोटीन होता है उसको हम मतलब इसको पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्या होता है, ट्यूनल प्रोटीन। ट्यूनल प्रोटीन भी आंतरिक प्रोटीन की भांति ही होता है, और ये जो होता है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लंबाई तक पाई जाती है। ठीक है, ट्यूनल प्रोटीन आंतरिक प्रोटीन की भांति होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी लंबाई में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्यूनल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और जो परिधीय प्रोटीन होती है ना, तो इसमें क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती। क्या नहीं होती, फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती। फ्लिप फ्लॉप
गति मतलब प्रोटीन के अणुओं का या प्रोटीन का एक फास्फोलिपिड से दूसरे फास्फोलिपिड की ओर गति करना क्या कहलाता है? फ्लिप फ्लॉप गति कहलाता है। तो ये जो परिधि प्रोटीन होती है इसमें फ्लिप फ्लॉप करने की गति नहीं होती। ठीक है, अब क्या देखते हैं? हाँ, तरंग मोजक जो मॉडल होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल होता है। ये जो होता है वो स्वीकार किया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है। और फास्फोलिपिड जो होता है वो कैसा होता है? तरल की भांति होती है, जिसमें प्रोटीन जो होता है वो तैरता रहता है। ठीक है, तो ये तीनों मॉडल समझ में आया, सैंडविच मॉडल, इकाई प्रतिरूप कला मॉडल और एक तरल मोज़ेक मॉडल, है ना। अब क्या देखते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन कौन से रासायनिक पदार्थों के द्वारा बना है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, पहला क्या होता है? प्रोटीन। सेकेंड क्या होता है? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड होता है। और थर्ड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है 60 से 70%। फास्फोलिपिड में, है ना, फास्फोलिपिड का प्रतिशत कितना होता है? 30 से 40%। और कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होता है? 1 से 5% होता है। ठीक है, ये प्रोटीन 60 से 70, फास्फोलिपिड 30 से 40 और कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% होता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये क्या करता है? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक कोशिका जो होता है वो अपने समान कोशिका को पहचान लेती है। इसको क्या कहा जाता है? रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, और ये हेल्प क्यों करता है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। एक पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा होता है ग्लूकोप्रोटीन। ठीक है, इसी, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लूकोप्रोटीन के कारण ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो सेल होता है वो अपने समान जो कोशिकाएं होती है उसको ये क्या करता है? पहचानता है। जैसे कि लीवर की जो सेल होती है वो लीवर को पहचानेगा, पेनक्रियाज का जो सेल होता है वो पेनक्रियाज को पहचानेगा। इसी का एक उदाहरण है कि जो स्पर्म होता है, मतलब एक ही जाति का जो स्पर्म होता है वो अपने समान जाति के ओवम को क्या करता है? पहचान लेता है, और इसी के कारण क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला कार्य क्या होता है कि ये क्या होती है? चयनात्मक पारगम्यता वाली होती है। कैसी संरचना होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चयनात्मक पारगम्यता वाली होती है। ये जो होता है वो चयन करता है कि कौन सी जो क्या होता है, जो मटेरियल्स होता है उसको ये अपने अंदर प्रवेश करने देगी या नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया, चयनात्मक पारगम्यता। दूसरा क्या होता है? दूसरा सेल मेम्ब्रेन का कार्य ये होता है कि ये जो सेल टू सेल, है ना, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का कार्य करता है। ठीक है, मतलब अपने समान कोशिकाओं को ये पहचानने का कार्य करता है। तीसरा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। फूड पार्टिकल्स को वो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचाती है ना, तो ये किस प्रकार से पहुंचाती है? पहला होता है सक्रिय अभिगमन होता है। ठीक, सक्रिय अभिगमन। तो सक्रिय जो अभिगमन होता है इसमें क्या होता है? फूड पार्टिकल्स का निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? सक्रिय अभिगमन कहलाता है, या परिवहन कह सकते हो, सक्रिय परिवहन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऊर्जा जो होता है वो विमुक्त होता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है? विमुक्त होता है ना। उसके बाद क्या देखते हैं हम? निष्क्रिय परिवहन या अभिगमन भी बोल सकते हो, परिवहन।
है ना। तो जो निष्क्रिय परिवहन होता है इसमें क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है ना। इसमें क्या होता है, ऊर्जा जो होता है वो विमुक्त नहीं होता। अब उसके बाद चौथा कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है। एक्सोसाइटोसिस मतलब ये होता है कि जो सेल है ना, सेल में जो डेड सेल हो गया या फिर जो अपशिष्ट मटेरियल हो गया है ना, तो ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करता है, कोशिका से बाहर निकालता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद पांचवा होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब जो आवश्यक रिक्वायरमेंट मटेरियल होता है ना, आवश्यक रिक्वायरमेंट मटेरियल उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करती है। तो इसकी भी कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस और सेकेंड होता है पिनोसाइटोसिस। हाँ, तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो ठोस है ना, ठोस मॉलिक्यूल्स होता है उसको अपने अंदर लेता है, जिसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और इसको और क्या कहा जाता है, सेल ईटिंग कहा जाता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहा जाता है। इसके द्वारा ये क्या करता है, जो ठोस है ना मॉलिक्यूल्स या ठोस मटेरियल होता है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। अब उसके बाद देखते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग होता है। सेल ड्रिंकिंग कैसे होगा, क्योंकि ये तरल पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिनोसाइटोसिस के द्वारा तरल पदार्थों को कोशिका के अंदर लेती है, जिसको क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और इसको और क्या कहा जाता है, सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो संरचना है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।